चलिए आइए निश्चिंत बैच की अगली कक्षा में हम सब लोग फिर मिलते हैं और किरचॉफ के नियमों से रिलेटेड कुछ एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ टॉपिक एक आधा और हम देखेंगे। तो आज हम एक टॉपिक लेंगे विभवमापी की सहायता से सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करना, यानी विभवमापी एक यंत्र होगा और विभवमापी भी अपनी क्लास में है, बशर्ते हम यहाँ उसका जिक्र नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जिक्र बहुत ज़्यादा संभव नहीं है पूरे चैप्टर का हम जिक्र कर पाए। विभवमापी का रिप्रेजेंटेशन किस तरह का था वो हमें ध्यान में रखना है। कुछ इसका प्लस टर्मिनल था, ये इसका माइनस टर्मिनल था। माइनस टर्मिनल के साथ में यहाँ एक स्विच लगा था, इसे हम कुंजी K1 कह रहे थे। और ये हमारा रियोस्टैट है जिसे हम करंट कंट्रोलर कहते हैं। इससे एक लंबा सा तार निकलता था, आपको ध्यान आ रहा होगा। ये तार जितना लंबा होगा, काहे का बना होगा ये तार? ये तार जितना लंबा होगा, सोचो जरा ये काहे का तार बना होगा। विभवमापी की सुग्राह्यता उतनी ही अधिक होगी। ये प्लस टू माइनस करंट सप्लाई हो रही है इस तरह से विभवमापी में। इस तरह से ये विभवमापी है। अभी मात्र ये विभवमापी है, आपको इसमें बाकी सब कुछ करना है। जिस सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना है वो यहाँ हम उसका प्लस पॉइंट जोड़ देंगे और मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। ये लेकिन इसी के समांतर क्रम में हम एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देंगे। इस तरह से और इसके साथ में हम जो है एक कुंजी लगा देंगे K2 और बहुत अच्छा काम करे इसके लिए हम एक संट युक्त धारामापी यहाँ लगाएंगे ताकि यहाँ पर करंट लॉस ना हो। संट युक्त धारामापी, ये संट है, नीचे जो छोटा सा रेजिस्टेंस लगाया जाता है इसे हम संट कहते हैं। ये क्यों लगाया जाता है इसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे। और यहाँ से हम जो है शून्य विक्षेप की स्थितियाँ प्राप्त करते हैं। इसे हम जॉकी जे बोलेंगे। ये हमारे शून्य विक्षेप की स्थिति है। ये हमारे शून्य विक्षेप की स्थिति है। शून्य विक्षेप की स्थिति दो तरीके से प्राप्त होगी। एक तो जब यह स्विच ऑफ है, K2 ऑफ है, तो उस दशा में सिर्फ इस सेल से करंट निकलेगा और यहाँ आ जाएगा।
ऐसी दशा में जो वो पढ़ेगा वो सेल के विद्युत वाहक बल को ही पढ़ेगा विभवमापी। तो हम ये मान लेते हैं सेल का विद्युत वाहक बल E है, ये बैटरी V1 मान लेते हैं। तो यदि प्राथमिक स्थिति में संतुलन बिंदु की लंबाई, या इसे अविक्षेप की स्थिति भी बोलते हैं, L1 पर मिलती है या L1 है, तब ये मान लिया गया है कि ये जो वायर यहाँ यूज किया गया है इस वायर की विभव प्रवणता K है। तो आप इसको लिख सकते हैं E बराबर KL1। अभी पोटेंशियल ड्रॉप होने का कोई चांस ही नहीं है। पोटेंशियल ड्रॉप तो तब होगा जब इसमें इस रेजिस्टेंस में करंट आए। नीचे के जो रेजिस्टेंस बॉक्स हमने लगा रखा है, प्रतिरोध बॉक्स, उसमें यदि करंट आता है, उसमें यदि करंट आता है तो जो है पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो अभी इसमें तो करंट आया ही नहीं है, इसका तो स्विच ऑफ है। जब ये स्विच ऑन होगा तब इसमें सप्लाई होगा, तब ये फिर विद्युत वाहक बल को न पढ़ के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ेगा। तो अब ये हमने दबा दिया है स्विच को, और ये स्विच तो ऑलरेडी ऑन है सिस्टम को चालू करने के लिए। दूसरी स्थिति में यदि संतुलन बिंदु की लंबाई L2 है, तब V बराबर KL2। अब देखो ये प्रतिरोध बॉक्स इस पूरे सेल के समांतर क्रम में है, ठीक है ना। यहाँ कहीं कुंजी बना लीजिए, और ये समांतर क्रम में लगा हुआ है। जितना विद्युत वाहक बल इसका है वही यहाँ वोल्टेज आना चाहिए, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है। अगर ये E है तो इसका भी वोल्टेज E होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, और वो पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ हुआ है? इस इंटरनल रेजिस्टेंस में। इसलिए इस पर वोल्टेज कैपिटल E ना हो करके कैपिटल V है। इस पर वोल्टेज कैपिटल E ना हो करके कैपिटल V है। दोनों को भाग लगा देंगे। E बटा V बराबर KL1 बटा KL2, ये कैंसिल होगा, और E बटा V बराबर L1 बटा L2। इसको अगर हम फाइनली सॉल्व करें तो हम बेटा जानते हैं E बराबर V प्लस IR होता है जब सेल करंट दे रहा हो। अगर सेल ही चार्ज हो रहा हो तो E बराबर V माइनस IR होता है। लेकिन हमने कहा था कि ये सब दशाएं ज़्यादातर ऐसी होंगी जहां सेल करंट देगा, E बराबर V प्लस IR का यूज करेंगे, बटा V L1 बटा L2, ठीक है। हमें स्मॉल r चाहिए तो कई तरीके हो सकते हैं। दोनों तरफ आप -1 कर सकते हो, तो वहाँ से भी आ जाएगा। इधर हम कर देते हैं, तो एक दोनों तरफ घटा लो। V प्लस IR माइनस V बटा V L1 बटा L2 माइनस 1। V से B कैंसिल होगा। IR बराबर कैपिटल V L1 बटा L2 माइनस 1। अब इस V को लिख सकते हो I कैपिटल R L1 बटा L2 माइनस 1। I से I कैंसिल होगा, और स्मॉल r बराबर आ जाएगा कैपिटल R ऑफ L1 बटा L2 माइनस 1। इस तरह से बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के पदों में आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। एक बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दो सेलों को जब हम उनको एक ही दिशा में जोड़ते हैं तो विभवमापी से नापने पर
उनका संतुलन बिंदु 58 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है और विपरीत दिशा में उनके ध्रुवों को जोड़ने पर संतुलन बिंदु 29 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की गणना कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में मिलता है और सरल बहुत है, बशर्ते हम लोग थोड़ा समझ कम पाते हैं उसे। देखिए, कहता है दोनों ध्रुवों को एक ही स्थिति में जोड़ने पर समान स्थिति में जोड़ने पर, समान स्थिति का मतलब समझ रहे हो, इस तरह से प्लस माइनस ऐसे माइनस माइनस प्लस, अगर ऐसा जोड़ें तो या अनुकूल स्थिति में जोड़ने पर ऐसे लिख लो, या विपरीत ध्रुवों को परस्पर जोड़ने पर संतुलन बिंदु 58 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। विपरीत स्थिति में जोड़ने पर संतुलन बिंदु 29 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। उनके विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। ऐसा सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा तो आप लोग इसमें लगाते हैं 58/29, E1/E2 बराबर L1/L2 आपको पढ़ाया गया है, तो आप उसी को झोंक देते हो। झोंकने का तरीका थोड़ा बदल लो, झोंक सही रहे हो। आप 29 29 दुनाई 58 करते हैं, आंसर निकालते हैं 2:1, गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि आपने यही गलत किया है। जब दोनों सेल एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं तो दोनों के वोल्टेज आपस में जुड़ेंगे, और दोनों सेल जब एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं तो दोनों सेल आपस में घटेंगे। तो जो 58 है वो 58 E1 के लिए नहीं है बल्कि E1 + E2 के लिए है, और जो 29 है वो E2 के लिए नहीं है बल्कि E1 - E2 के लिए है। अब 58/29 करना है। 29 × 29, 29 दुनाई 58, योगांतरानुपात लगा दीजिएगा। क्या लगाएंगे? E1 + E2 + E1 - E2 बटा E1 + E2 माइनस E1 + E2 बराबर L1 + L2 बटा L1 - L2। E2 से E2 कैंसिल, E1 से E1 कैंसिल, 2E1 बटा 2E2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा E1/E2 बराबर 3/1। तो इनके जो विद्युत वाहक बलों का अनुपात होगा वो 3:1 होगा। समझ आई बात? आप अपने अपने अनसॉल्व में चेक करिएगा, ये सवाल आपको मिलने वाला है, ठीक से देखिएगा। हम आगे बढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए और लाए हैं। देखिए, क्वेश्चन लेते हैं आपके। क्वेश्चन 1 बनाइएगा, फिगर हमारे साथ बनाते चलेंगे। ये 2 वोल्ट है,
ये 1 ओम है, ये आपका भी 1 ओम है, और ये आपका 3 वोल्ट दिया हुआ है सवाल में। इधर आपका 2 वोल्ट लगा हुआ है, ये 1 ओम लगा हुआ है, ये 2 वोल्ट है। और यहाँ पर एक ओम लगा हुआ है, और ये बैटरी हमारी जो है वो 4 वोल्ट की है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये इसके डायगोनल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 2 है। इस तरह का सवाल है, और हमें जो है 1 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये भी 1 ओम हो गया, ये 4 वोल्ट हो गया, ये 2 वोल्ट हो गया, ये 2 वोल्ट हो गया, और ये 3 वोल्ट हो गया, ये 1 ओम हो गया। ए व सी के मध्य तुल्य ए व सी का विभवांतर ज्ञात कीजिए। वोल्टेज अक्रॉस एसी। एसी में कितना वोल्टेज आएगा? इट इज सो इजी टू कैलकुलेट द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द एसी इफ वी गेट द करंट फ्लोड if we get the current which is flowing across AC। अगर हम AC के बीच में जो AC में करंट फ्लो हो रहा है, अगर उस करंट की कैलकुलेशन कर लें तो V बराबर IR निकाल करके हम A और C के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं। सो इजी टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप इफ वी गेट द करंट अक्रॉस AC। अगर हम AC के बीच का करंट पा जाते हैं तो ये बहुत आसान है कि A और C के बीच में पोटेंशियल कैसे निकालें। ठीक है, देखते हैं। किरचॉफ का रूल लगाना है और बहुत आसानी से किरचॉफ का रूल लगेगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप ध्यान से केवल समझने की कोशिश करिएगा। बंद पास बन रहे हैं, एक ABC बंद पास बन रहा है, एक ACD बंद पास बन रहा है। दोनों बंद पास में हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे मन की आंखों से, है ना। देखिए यहाँ ये प्लस है, इधर करंट आएगा, ये प्लस है, इधर करंट आएगा, मतलब दोनों सेम है। मान लो इस जंक्शन से फाइनली करंट I1 चलता है, ये सबसे लेवल मिला करके I1 करंट भेजते हैं, तो इसमें कितना जाएगा करंट? I1। ठीक, ये प्लस है, ये प्लस है। इसका करंट अगर होता तो उधर जाता, प्लस से माइनस की ओर जाता। इसका करंट इधर आएगा, प्लस से माइनस की ओर, मतलब these voltages are opposing to each other। ये वोल्टेज एक दूसरे को विरोध में, एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे हैं। दे आर अपोजिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ये 3 है, ये 2 है, तो घट रहा है ये। और इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अगर एक रिजल्ट माने तो इसी का करंट वैल्यूएबल माना जाएगा, जो इसमें आएगा। कितना आएगा? I2। फाइनली मिलकर के I2 बनाते हैं, और I2 की भी दिशा यही हो गई। इसका मतलब इस AC में जो करंट जाएगा दैट विल बी I1 प्लस I2। समझ आया? अब देखिएगा, बंद पास ABC में किरचॉफ के वोल्टता नियम से हम यहाँ लगाएंगे। बंद पास ABC में किरचॉफ के वोल्टता नियम से तो इसमें करंट I2 है, I2 प्लस I2, इसमें भी I2 ही है। और इसमें I1 प्लस I2 है, तो
2i1 प्लस i2 बराबर, ये 3 वोल्ट इधर है, 2 वोल्ट इधर है, तो खाली 1 वोल्ट बचेगा, या 1 खाली लिख लीजिए। i2 2i2, i2 2i2 यानी टोटल 4i2 प्लस 2i1 बराबर 1। अब आइए चलते हैं बंद पास ACD में। ACD में किरचॉफ के वोल्टता नियम से, तो जब आप इसमें किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाएंगे तो प्लस सेम सपोर्ट में है, अगर ये सेम सपोर्ट में होंगे तो जुड़ जाएंगे। I1 यहाँ भी करंट है, I1 यहाँ भी करंट है, और यहाँ टोटल I1 प्लस I2 है, तो इसमें भी हम लगाएंगे I1 प्लस I1 प्लस 2, I1 प्लस I2 बराबर 6 वोल्ट। देखो बेटा, यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में प्लस इसके प्लस से इसका माइनस जुड़ा था, ये दोनों सेम होने के कारण जुड़ जाएंगे, एक ही पोलराइजेशन में है, और ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। इसके प्लस से इसका प्लस जुड़ा है, ये उल्टा है, इसलिए जो है एक सेल उसमें घट जाएगा, इसके वोल्टेज से इसके वोल्टेज को घटाना पड़ेगा। 2i1 4i1, और यहाँ पे 2i2 यानी 4i1 प्लस 2i2 बराबर 6। 2 कॉमन हो जाएगा, 2i1 प्लस i2 बराबर 3। अगर यहाँ से हम 2i1 की वैल्यू निकाल लें तो 2i1 बराबर 3 माइनस i2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इस सेकेंड की वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे हम 4i2 प्लस 3 माइनस i2 बराबर 1 4i2 में i2 चला गया, 3i2, 1 में से 3 चला गया, -2, सो i2 इक्वल टू -2/3 एम्पियर। जो i2 आया है वो कितना आया है, -2/3 एम्पियर। तो i2 अगर इतना आया है तो i1 यहाँ से निकाल लेंगे, जहाँ से 2i1 बराबर 3 माइनस प्लस 2/3, 3 3 9 तो 11/3, तो ये आ जाएगा 11/6 एम्पियर। i2 बराबर 3 3 9 9 तो 11/3 और 2 3 6 11/6 एम्पियर। AC में हमने कहा था कि इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द AC इफ़ वी गेट द करंट अक्रॉस AC। यदि हम AC के अक्रॉस में करंट पा जाते हैं तो वहाँ का वोल्टेज पा जाना आसान होगा। तो करंट मिल चुका है, I1 प्लस I2 जा रहा है, तो आप बता देंगे करंट अक्रॉस AC, करंट अक्रॉस AC I1 प्लस I2। तो I1 कितना है अपने पास I1 है -2/3, I1 प्लस I2 -2/3 प्लस 11/6, LCM 6 आएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4, 5/6 एम्पियर। सो we can calculate the voltage difference across AC, V बराबर I 5/6 इंटू R 5/3 वोल्ट, यही हमारा आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल था, ऐसे सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं, चांसेस हैं, आप ठीक से पढ़िएगा। हमने एक उदाहरण लिया, आप कई उदाहरण हल करिएगा, ठीक है। आप हमें सिर्फ अपना आधार मानिए, जो आधार रोज़ रात को 8 बजे आकर के आप में थोड़ी एनर्जी डॉप करता है, थोड़ी एनर्जी अपमिश्रित करता है, डोपिंग करता है।
बाकी ज़्यादा एनर्जी आपके पास है, बुक्स आपके पास हैं, काम आपके पास है, ऊर्जा आपके पास है, अनंत ऊर्जा से भरे हुए आप हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। 2 महीने का समय कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा समय होता है कि वो 12-12 घंटे कर देते हैं। आप कितना कर सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, खूब मेहनत करिए, ढेर सारी मेहनत करिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। याद रखना, पास होना अलग बात है, सफल होना अलग बात है। तो सफल होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन और लेंगे हम। एक क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। फिगर सब लोग बना लेना जल्दी से, अभी आसानी से ख़त्म होगा सवाल। ये 4a है, ये 2a है, ये भी 4a है, ये एरो बना हुआ है, ये 2a है, फिर आगे हम बढ़ेंगे और ये 1a है, और ये 2a है, और ये I है। इसका मान हमें बताना है। A माने एम्पियर, A माने एम्पियर। बहुत आसान है, आपको देखना है। यहाँ इस जंक्शन में 4 एम्पियर आया, 4 एम्पियर आया, 8 एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर चला गया, 6 एम्पियर बचा, यानी आगे 6 एम्पियर चल रहा है। इस 6 एम्पियर में से यहाँ 2 एम्पियर चला गया, आगे 4 एम्पियर बचा। इस 4 एम्पियर में से 1 एम्पियर चला गया, 3 एम्पियर बचा, लेकिन 2 एम्पियर आ गया, 5 एम्पियर हो गया। सो इट्स आंसर विल बी 5 एम्पियर। कोशिश करेंगे कि एक आधा वीडियो अभी इस चैप्टर पर और बना दें। बाकी अनसॉल्व्ड की बारी है, कंप्लीटली अनसॉल्व्ड सॉल्व कराया जाएगा। अगर आप सबको ठीक ठाक लगता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करने की एक रेगुलरिटी बना लीजिएगा। बाकी सब हमारा काम है, और शीघ्र ही आपके एयरफोर्स का, कक्षा 12 का और नीट का फ्रेश बैच स्टार्ट होगा। जिसको भी एडमिशन लेना है ऐसे बैचेस में, वो कोचिंग के नंबर 9919 9928 00 पर संपर्क ना करके नए नंबर 9450 87 67 96 पर संपर्क करें तो बेहतर होगा। इसमें आप सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, ये व्हाट्सएप नंबर है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।